ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिफाइन करने वाले हैं इंपल्स ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स का इंपल्स क्या होता है? दोस्तों ध्यान देना, हम लोगों ने अभी अभी डिफाइन किए थे जो F वेक्टर इज इक्वल्स टू dp बाई dt। तो dp मेरे पास जो आएगा F वेक्टर इंटू dt। तो मेरे पास अगर मैं इंटीग्रेट करूं दोनों साइड, इंटीग्रल dp वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल F वेक्टर इंटू dt। सो एट t इक्वल्स टू 0 पर टोटल इनिशियल मोमेंटम मान लो था p1 वेक्टर, और टाइम t पर इसका फाइनल जो हमारा मोमेंटम है वो है मान लो p2 वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल f dt फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल्स टू p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज डेल्टा p वेक्टर। तो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज कॉल्ड द इंपल्स ऑफ अ फोर्स दैट इज इक्वल्स टू j वेक्टर। तो इंपल्स ऑफ अ फोर्स j वेक्टर क्या होता है वो देख लो। j वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 टू t इंटीग्रल f वेक्टर इंटू dt। तो कोई फोर्स अगर टाइम t तक कोई बॉडी में अप्लाई हो रहा है, मे बी कांस्टेंट मे बी वेरिएबल, तो उसका जो इंटीग्रेशन है ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द इंपल्स ऑफ अ फोर्स, and impulse is equals to change in linear momentum, right? अच्छा, ये वाले इक्वेशन से मैं और एक चीज बोल सकता हूं, if f vector is constant तो j वेक्टर इज इक्वल्स टू f वेक्टर इंटू टोटल टाइम t। अगर f वेक्टर हमारा कांस्टेंट होगा तो j वेक्टर जो होगा, दैट j वेक्टर इज इक्वल्स टू द फोर्स इंटू टाइम t। ओके, नाउ दैट लीड्स अस टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लोगों के मन में अक्सर बहुत सारी गलतियां इसके चक्कर में होते हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट इसके दौरान होते हैं, और ज्यादातर लोग इसके बारे में बातचीत भी नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे हम बोले थे जो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। बिल्कुल सही बात है। But if a linear momentum is conserved, that does not imply force external यानी कोई एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, वो ये चीज को इंप्लाई नहीं करता है जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो हमारा 0 होगा। पहले ये चीज को हम दिमाग पे डालें, ध्यान दो क्यों। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल्स टू 0।
यानी F vector into t is equals to 0. So F vector into t अगर 0 है तो पहला पॉसिबिलिटी है फोर्स इज actually 0. That's a possibility. That's fine thing. But दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है t tending to 0 and f is finite. यानी f हमारा इनफाइनाइट नहीं है बट t जो है वो टेंडिंग टू 0 है. मतलब if a finite force acts for a very small interval of time, in that case the momentum will also get conserved. For example, अगर मान लो हमारे पास कोई एक बॉम्ब है, दिस इज अ बॉम्ब, हवा में है, जी इस डायरेक्शन पे है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर mg लग तो रहा है. नाउ बॉम्ब एक्सप्लोड्स, बॉम्ब हमारा एक्सप्लोड कर गया. सो बॉम्ब अगर हमारा एक्सप्लोड किया तो ध्यान देना टाइम ऑफ एक्सप्लोजन जो भी है हमारा डेल्टा टी, वो हमारा टेंडिंग टू 0 है, राइट? सो अगर मैं इंपल्स के बारे में बात करूं, इंपल्स दैट इज इक्वल्स टू mg इंटू डेल्टा टी, ये भी हमारा टेंडिंग टू 0 होगा, प्रैक्टिकली 0. ठीक है? दैट मीन्स there will be no change in momentum due to mg. मोमेंटम पे कोई बदलाव नहीं होगा ड्यू टू mg, यानी we can conserve momentum during explosion. अच्छा देखो, एक बार एक्सप्लोजन होकर टुकड़ा हवा में आ गया, फिर तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है. बट एक्सप्लोजन के दौरान जो दो टुकड़े होंगे उनके वेलोसिटीज अगर हमें निकालनी हो, सो वी कैन कंजर्व मोमेंटम ड्यूरिंग एक्सप्लोजन in both horizontal and vertical direction. हम एक्सप्लोजन के दौरान जो लीनियर मोमेंटम है वो ना केवल हॉराइजेंटल, वर्टिकल में भी कंजर्व कर सकते हैं. यानी कोई अगर मान लो बहुत छोटे ड्यूरेशन का इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को मुक्का मार रहा हूं, द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल. तो स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के इवेंट्स में अगर कोई फाइनाइट एक्सटर्नल फोर्स भी है, मोमेंटम का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यानी एफ एक्सटर्नल 0 होना जरूरी नहीं है मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए. इट इज अ पॉसिबिलिटी जो हमारा फाइनाइट फोर्स
बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हो, तब भी हमारा मोमेंटम कंजर्व होने वाला है। इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। ज्यादातर जगह पे ये वाला पॉइंट को नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर मान लो कोई बॉम्ब टॉप मोस्ट पॉइंट में प्रोजेक्टाइल हो रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोलाइड विस्फोट हो रहा है, सो हम केवल हॉराइजॉन्टल में कंजर्व कर सकते हैं ऐसे नहीं है, वर्टिकल में भी कंजर्व कर सकते हैं, और हम करेंगे भी। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। mg का इफेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ एक्सप्लोजन नेग्लिजिबल है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली उसका बहुत सारे इफेक्ट होगा। वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, क्योंकि वो तो एक फाइनाइट टाइम इवेंट होगा। डेफिनेटली हमारा जो इंपल्स होगा वो mg का लगेगा। बट अदरवाइज एक बात को समझो, ये वाला पॉइंट जो है इसको हमें दिमाग पे डेफिनेटली डालना पड़ेगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्रूशियल। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, फॉर वन डायमेंशनल फोर्स, अगर फोर्स हमारा वन डायमेंशनल है, अगर मेरे पास फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, मैं स्केलर की तरह ट्रीट कर रहा हूं बेसिकली, क्योंकि 1D में हम जानते हैं कोई भी चीज को हम स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो फोर्स कैसा भी लग रहा है, मान लो 0 to T0 लग रहा है, एंड इंटीग्रल एफ डी टी इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। जो भी एक्सिस के ऊपर का एरिया होता है उसको हम पॉजिटिव एरिया की तरह ट्रीट करते हैं, और जो भी एक्सिस के नीचे होता है उसको हम लोग हमेशा नेगेटिव एरिया के ट्रीट करते हैं। सो टोटल इंपल्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू द नेट एरिया अंडर द FT curve, right? So मान लो एक क्वेश्चन है, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, वो इस तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये t इक्वल्स टू 0 का सिनेरियो है, और उसके ऊपर इसी डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है F। अच्छा, ये F जो है वो वेरिएबल है, इसका ग्राफ देख लो क्या है। ये T है, ये F है, ये है 10 न्यूटन, ये 0 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये है -10 न्यूटन। ठीक है, अब ये 2 प्लस है, मतलब 6 है। तो फाइंड V final and V maximum of the ball. ओके, ये वाला डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव माना हूं फोर्स के लिए, जैसे दिखाया हुआ है वैसे पॉजिटिव मानना है। नाउ ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया है, नीचे वाला नेगेटिव एरिया है। सो टोटल एरिया के बारे में अगर मैं बात करूं, वो है 1/2 इंटू 10 इंटू 4 प्लस हाफ माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2, दोनों ट्राइंगल का एरिया।
सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं ध्यान दूं 20 माइनस 10 दैट इज 10 जो न्यूटन सेकेंड, दैट इज द टोटल इंपल्स। समझ में आया? सो टोटल इंपल्स जो है वो पॉजिटिव है, सो दिस इज इक्वल्स टू माई जे। तो डेल्टा पी एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 10, सो वी फाइनल माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5। तो फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, और वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या कंडीशन होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फंडा क्या है? We have to include as much positive area as possible, जितना हो सके उतना पॉजिटिव एरिया जो है वो हमें करना है। नेगेटिव एरिया पे हम ऑब्वियस सी बात है हाथ नहीं लगाएंगे। तो मैक्सिमम इंपल्स जो होगा विल ऑकर एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो जो नेट पॉजिटिव इंपल्स है J प्लस, अगर मैं बोलूं दैट विल बी द एरिया अंडर द ग्राफ, हाफ इंटू 4 इंटू 10 दैट इज 20 न्यूटन सेकेंड। So what I get is m into v final, v max बोल दो इसे, माइनस 20 m2 है, तो v max equals to 30 मीटर पर सेकेंड। The maximum possible velocity that will occur is 30 मीटर पर सेकेंड। राइट, ये है हमारा वन डायमेंशनल इंपल्स का कॉन्सेप्ट। नाउ ठीक है, तो एक बात समझो, मान लो ये मेरा FT डायग्राम है, तो फोर्स जो भी लग रहा है वो मान लो इस तरीके से लग रहा है, कोई ग्राफ है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक फाइनाइट एरिया है, ठीक है, इसका एरिया है मान लो A। तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू A। अच्छा, अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम को फिक्स रख के मान लो मैं कम टाइम के लिए फोर्स को अप्लाई करना चाहता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे फोर्स का वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। यानी यहां पर मान लो मैं यहां से यहां तक और यहां से यहां तक चाहता हूं जो फोर्स ना लगे। बाकी टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे फोर्स को ज्यादा अमाउंट से लगाना पड़ेगा अगर सेम इंपल्स पैदा करना है तो फॉर सेम इंपल्स, ठीक है, अगर टाइम इंटरवल को मैं कम करूंगा तो जो रिक्विजिट फोर्स है उसको डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। मैं और टाइम को कम करूंगा, फोर्स को और बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते 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 बढ़ाते। स्पेशल केस ध्यान दो, इफ डेल्टा टी
टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा टी हमारा टेंड्स टू 0 है, देन जो फोर्स होगा दैट विल टेंड टू इंफिनिटी फॉर सेम इंपल्स। यानी अगर बहुत कम टाइम के लिए कोई फोर्स लगे बट उस फोर्स के मोमेंटम का चेंज अगर फाइनाइट हो, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल पे एक बॉल को लात मार रहे हो, ध्यान देना फुटबॉल का मोमेंटम चेंज फाइनाइट हो रहा है, बट पैर और बॉल के बीच का जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मोमेंटम का चेंज तो फाइनाइट है, बट टाइम जो है वो इनफाइनाइट सिमल है, तो करस्पॉन्डिंग फोर्स जो होगा वो हमारा एक बहुत बड़ा वैल्यू होगा। मतलब देयर आर सच सम फोर्सेस which gets applied for a very small duration. But making a finite change in momentum. ठीक है, magnitude of such forces are very high, practically infinite. ठीक है, but for any practical level it's infinite. Magnitude of such forces are very very high. Such forces are called impulsive फोर्सेस। ऐसा फोर्सेस को हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। यानी बात को समझने का ट्राई करो, वैसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड हाई है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत कम है, तो वैसा फोर्स को हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज को अचानक से पुल किया, झटका, थप्पड़, मुक्का, लात, ये सारे क्या चीज का एग्जाम्पल है? वो है हमारा इंपल्सिव फोर्स। यानी एरिया अंडर द कर्व फिक्स है। यानी ग्राफ किस प्रकार का है? फोर्स वर्सेस टाइम। अगर मैं ये वाले ग्राफ के बारे में बात करूं, ध्यान देना, ज्यादातर टाइम के लिए ये 0 है, अचानक से ये फोर्स का वैल्यू स्पाइक खाता है एंड वापस इट कम्स बैक टू 0। द ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम इज लाइक दिस। हां, इसका जो एरिया है, एरिया इज फाइनाइट। एरिया जो है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है, हम इस फोर्स का वैल्यू भी निकाल नहीं सकते हैं, डेल्टा टी के वैल्यू में भी बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। ऐसा फोर्स को हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। तो इंपल्स पैदा करना है, इंपल्स पैदा करना है, तो टू प्रोड्यूस impulse
नंबर 1, फाइनाइट फोर्स फॉर फाइनाइट टाइम अप्लाई कर सकता हूं, फाइनाइट फोर्स फॉर फाइनाइट टाइम पैदा कर सकता हूं, या फिर दूसरा, इनफाइनाइट फोर्स, इनफाइनाइट तो खुद नहीं होता है, वेरी लार्ज फोर्स फॉर इनफाइनाइसिमल यानी टेंडिंग टू 0 टाइम के लिए लगा सकता हूं। तो ये दोनों तरीके से हम इंपल्स को पैदा करते हैं। तो इंपल्स पैदा करने का 2 तरीका है, या तो फाइनाइट फोर्स फाइनाइट टाइम के लिए अप्लाइड हो, या फिर एक वेरी लार्ज फोर्स इनफाइनाइट सिमल टाइम के लिए हमारे पास पैदा हो। ऐसा फोर्स को हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। ओके।